हेलो एंड वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं सी ए पी एफ 2023 एंड सी डी एस टू 2023 के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स, जिसमें कि हम अपनी शुरुआत करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है अभिषेक पाल और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021 क्लियर किया था, और साथ ही साथ मैंने यूपीएससी सी डी एस एंड एफ कैट बहुत बार क्लियर किया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी के पहले टॉपिक से। तो देखो बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी की जब आप बात करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे एस्ट्रोनॉमी। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और आई होप ये 2 लेक्चर्स में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट मैं ट्राई करूँगा कि अगर एक लेक्चर में हो पाए तो हम आज ही इसे कंप्लीट कर देंगे। बट अगर आज नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं, हम कल तक इसे एक्सटेंड करेंगे और कल इसको पूरा कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है जियोमॉर्फोलॉजी, नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको क्या होगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ। फिर इसमें और सब टॉपिक क्या आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, सुनामी, इस तरह के, यानी कि जिसमें आपको अर्थ की मॉर्फोलॉजी के बारे में पता करना हो। नेक्स्ट इज़ योर क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें आपको अर्थ के क्लाइमेट के बारे में पता करना होता है, जिसमें कि हम सबसे एंड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, फॉर एग्जांपल सवाना, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना, गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट, टाइगर क्लाइमेट। तो इस तरह के क्लाइमेट आपने बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली देखे होंगे, तो उनको हम क्लाइमेटोलॉजी में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज ओशियनोग्राफी। हालांकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा रेलेवेंस का है नहीं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट हम इसे पूरा ज़रूर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम इंडिया के टोपोग्राफी के बारे में बात करेंगे, इंडिया के रिवर सिस्टम, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया में किस तरीके की आपकी टोपोग्राफी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, पासिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी एक आउटलाइन है आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की। तो अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इस कोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग ट्रेडिशनल कोचिंग्स में जाके नहीं पढ़ पाते, हम उन लोगों के लिए कोर्स लेके आए हैं। और जो भी यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, ताकि यूट्यूब की एल्गोरिदम में हमें पुश मिल सके। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखो, जब आप यूनिवर्स की बात करोगे तो एक कहानी की तरह हम इसे पढ़ेंगे। अब इस कहानी की शुरुआत होती है उस टाइम से जब लोगों को आइडिया नहीं था कि अर्थ के अलावा भी और भी प्लैनेट्स होते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा, ओके अर्थ एक ओनली प्लैनेट नहीं है, अर्थ के अलावा भी कुछ प्लैनेट्स हैं। और 1927 तक ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई थी कि यस, देयर आर लॉट मोर प्लैनेट्स देन अर्थ। और साथ साथ और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो उस समय एक व्यक्ति आए, एबे जॉर्ज लेमेंटियर। ये क्या थे, एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने सबसे पहली बार ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी दी। क्योंकि सबको लगा अगर यूनिवर्स है तो ये बना कैसे, ये आप लोगों को सोचना है। क्लियर। तो उस समय के लोगों ने जब इसको सोचा तो उनको पता लगा, कई डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी सामने आई, लेकिन उनमें से सबसे प्रोमिनेंट जो थ्योरी थी दैट इज़ योर बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक सडन ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि आज तक उतनी एनर्जी किसी और केमिकल रिएक्शन में नहीं पॉसिबल है। क्लियर। अर्थ पे नहीं, पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अराउंड एंड अराउंड 10 to the power 50 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अब के टाइम में मेंटेन कर पाना। तो उतनी एनर्जी इसमें से रिलीज़ हुई। क्लियर। और इन सब का एक ही मानना था, यानी कि जो मेन एस्ट्रोनॉमर थे इनका ये मानना था कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये क्या था, ये एक सिंगल पॉइंट में बसा हुआ था। इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट था, उसके अंदर था। फिर जैसे ही ये ब्लास्ट होता है, इसमें से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, देन ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। क्लियर। चारों दिशाओं में ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस टाइनी बॉल इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। और ये सिंगुलैरिटी ऑलरेडी यूपीएससी एक बार अपने एग्जाम में पूछ चुकी है।
जब आप बात करोगे इस टाइनी बॉल की तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास बहुत ज़्यादा था, जबकि इसका वॉल्यूम बहुत कम था। क्लियर? एक छोटा सा बॉल था और इसके अंदर मास बहुत ज़्यादा था। तो इसकी एक तो हाई डेंसिटी थी, साथ साथ इसका जो टेम्परेचर था वो भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर जब इसमें ब्लास्ट हुआ तो तभी से आपका क्या हो रहा है, ये यूनिवर्स सभी दिशाओं में एक्सपेंड करे जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देख लीजिए इस तरीके से था ये, यानी कि एक सिंगल पॉइंट था ये यहाँ पे। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ तो अराउंड एंड अराउंड इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वो फैलना स्टार्ट हो गया। क्लियर? अगर इसमें बात करें अब ये फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगे, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपके द हबल, ठीक है, जिनके नाम पे अब अभी हबल टेलीस्कोप भी है, इनका नाम है एडविन हबल। इन्होंने एक थ्योरी दी थी दैट इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट थ्योरी। क्लियर? अब ये डॉपलर शिफ्ट थ्योरी आपका क्या बताती है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हमको बताती है। अब कैसे बताती है ये एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में? देखिए, आपने एक बेसिक थ्योरी के बारे में तो पढ़ा होगा, जहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम एक बार देखें तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उतनी कम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, विबग्योर की, ठीक है, तो विबग्योर में जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है। क्लियर? अब जितनी ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट दूर होगा उससे अगर टकरा के कोई भी लाइट आएगी तो बाकी सब लाइट तो देखो क्या हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर में खो जाएंगी। क्लियर? सिर्फ रेड है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, देखो इस तरीके से उसकी वेवलेंथ होती है। तो इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है तो ये छोटे मोटे पार्टिकल से टकरा कर डिस्पर्स नहीं होने वाले, ये अपने पाथ को कंटिन्यू रखेगी और हमारी आईज तक पहुंचेगी, यानी कि हमें विजिबल होगी। क्लियर? तो यानी कि अगर आपको रेड कलर दिखता है तो यानी कि वो बहुत दूर से आ रहा है। अगर कोई चीज़ पास होगी तो उसमें हमें क्या दिखेगा, ब्लू कलर। क्लियर? और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो बस यही थ्योरी थी जिसको लगाया हबल ने और उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पास होगा, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट पास होगा, ये देख पा रहे हैं आप, अगर वो ऑब्जेक्ट पास होगा तो वो कैसा कलर निकालेगा, वो निकालेगा आपका ब्लू कलर। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर वो ऑब्जेक्ट दूर होगा तो वो किस तरीके का कलर निकालेगा, आपका रेड कलर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है। ये है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इस विजिबल स्पेक्ट्रम की दो तीन खासियतें आप लोग ध्यान रख लेना। जब आप रेड कलर की तरफ चलोगे तो आपका क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो घट जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी किधर की तरफ बढ़ती है, फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। क्लियर? साथ साथ एनर्जी भी आपकी किधर की तरफ बढ़ती है, फ्रॉम रेड टू वॉयलेट। यानी कि रेड जो होती है उसके पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू डैट फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और थ्योरी की, जिसने बताया था कि शायद जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग थ्योरी से नहीं बना है, तो उस थ्योरी का नाम था स्टेडी स्टेट थ्योरी। हालांकि मैंने पीपीटी में ये नाम नहीं डाला है, बट आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, उसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये दी थी आपकी फ्रेड हॉयले ने। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो यूनिवर्स है उस वो एक मैसिव एक्सप्लोजन से नहीं बना है, जो कि बिग बैंग थ्योरी बोलती है। क्लियर? ये किस चीज़ से बना है कि जो आपका मैटर है वो कंटिन्यूअसली एक सर्टेन या फिर एक कांस्टेंट रेट से जुड़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और उसकी डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हो रहा है। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो आता है वो आता है आपका क्या, डार्क एनर्जी के बारे में। देखो, एक होती है लाइट एनर्जी, विजिबल एनर्जी, एक होती है डार्क एनर्जी। विजिबल एनर्जी कौन सी होती है, जो एनर्जी हम देख पा रहे हैं। क्लियर? जैसे अभी आप अपने रूम में बैठे होंगे तो आपके आमने सामने लाइट होगी ना, ठीक है, तो दैट इज़ योर विजिबल एनर्जी।
बट एक ऐसी एनर्जी जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है, हम अभी तक पहचान नहीं पाए हैं कि वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है और किस तरीके से स्प्रेड हो रही है। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं डार्क एनर्जी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्या होती है, ये एक्सेलरेट होती है विद द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। डार्क एनर्जी के ही कॉरस्पॉन्डिंग एक और आपकी चीज़ आती है, दैट इज़ योर डार्क मैटर। क्लियर? इसमें भी सेम हाइपोथेसिस लगेंगे कि ऐसा कोई मैटर जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं लग पाया है, क्योंकि अगर आप बात करें तो इस पूरे यूनिवर्स का हम सिर्फ 10% ऑफ मैटर के बारे में जान पाए हैं, जबकि 95% ऑफ चीज़ें यानी कि 85% ऑफ मैटर किसका है, डार्क मैटर का है। इसके अलावा जितना भी है 15% वो क्या है, आपका विजिबल मैटर है। ठीक है? और अगर बात करें डार्क एनर्जी प्लस डार्क मैटर, आपका दोनों मिलकर अराउंड एंड अराउंड 95% यूनिवर्स बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स के बारे में हमें सिर्फ 4.9% ही पता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और चीज़ जो कि आती है एंटी मैटर। देखो एंटी मैटर क्या होता है, आपने सुना होगा मैटर। अगर मैटर की या फिर मैटर के बिल्कुल सेम एंड एग्जैक्ट अपोजिट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस तरीके का होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर देखना है तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये हो जाएगा एंटी इलेक्ट्रॉन, जो कि शायद पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है? और ये बिल्कुल इसके सिमिलर होगा शेप साइज में, इसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी, बस एक चीज़ उसमें अगेंस्ट होगी, दैट इज़ वो उसकी जो बहुत सी प्रॉपर्टीज होंगी वो एग्जैक्ट अपोजिट होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे वो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। क्लियर? अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आप शायद गलत बता रहे हैं। क्यों गलत बता रहा हूँ मैं भाई? नहीं है। ठीक है? आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट प्रोटॉन। नहीं, अगर आप देखेंगे प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती है। सिर्फ चार्ज इन दोनों के अपोजिट होती हैं, बाकी साइज, शेप, सिमिलैरिटी, रिएक्शन या उनकी प्लेस बहुत अलग होता है। अगर आप एक एटम की बात करोगे तो प्रोटॉन कहाँ होता है, या न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर ऑर्बिट में होता है। तो एंटी इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, यहीं ऑर्बिट में ही घूमेगा, लेकिन वो पॉजिटिव है। हालांकि एंटी मैटर अभी हमें ज़्यादा पाए नहीं जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं किसकी, ये हो गया आपका डार्क मैटर और ये हो गई डार्क एनर्जी। क्लियर? डार्क मैटर और ये होगा क्या आपका विजिबल। बच्चों आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आज का लेक्चर आपने देखा, पूरा देखा, कम से कम आप एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन तो गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी। अगर एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस ही लेक्चर से, ये मेरी गारंटी। ठीक है? तो आप बस ध्यान से नोट्स बनाते रहें और पढ़ते रहें। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि अगर ऑफिसर बनने का सपना ये चल रहे हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वही मेहनत हम भी कर रहे हैं, साथ साथ आप भी करो। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो पीछे लिखी हुई 3-4 चीज़ों के अलावा एक और चीज़ आपको यूनिवर्स में मिलती है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल वेव्स। हालांकि इसके बारे में ना बहुत लेट में लोगों को पता लगने लगा। तो ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है, ये क्या होती है, स्पेस और टाइम में इस तरीके का रिपल इफेक्ट होती है। रिपल समझते हो ना, लहरें, लहरों की तरह पाई जाती हैं, और ये मेनली बनती किससे हैं, जो एनर्जेटिक प्रोसेस हो रही हैं यूनिवर्स में, सच एज इंटरेक्शन बिटवीन द टू लार्ज बॉडी। फॉर एग्जांपल जब सन, मून और अर्थ के बीच में इंटरेक्शन होता होगा तो तब भी ग्रेविटेशनल वेव्स बनती होंगी। और ग्रेविटी बन रही है, ग्रेविटेशनल वेव्स बन रही है, तभी हम एक ऑर्बिट में घूम पा रहे हैं। अभी हम आगे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो तब पता लगेगा कि जो हम ऑर्बिट में घूम रहे हैं उसकी भी एक खासियत है। क्लियर? और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये किस स्पीड से चलती हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखना मैं भूल गया शायद, तो मीटर पर सेकेंड। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ये है 343 मीटर पर सेकेंड। ये किस में है, ड्राई
एयर की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे पहली बार जो आपका ग्रेविटेशनल वेव्स है उसके बारे में जो खोजा गया था वो खोजा गया था इन 1916 में खोजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है 1916 में बाय दी एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है? द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था 1916 में इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये क्या बताती है? ये देखिए ये बताती है फॉर एग्जांपल अगर एक मूवमेंट है, ठीक है, एक मूवमेंट हुआ स्पेस में, क्लियर, तो वो एक व्यक्ति के लिए एक सर्टेन टाइम में हुआ, बट ज़रूरी नहीं कि वो जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए भी सेम टाइम में हुआ हो। उसके लिए वो मूवमेंट किसी और समय में हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे ज़्यादा जो थ्योरी प्रोपोगेट की जाती है या जो इसके सबसे ज़्यादा अजम्पशन लगाए जाते हैं दैट इज़ रिगार्डिंग दी ब्लैक होल। अगर ब्लैक होल के बारे में नहीं जानते तो बस थोड़ा सा वेट कर लो और उसके बाद मैं ब्लैक होल के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पर पहले यहाँ पर रिलेटिविटी की थ्योरी समझ लो। ठीक है? रिलेटिविटी की थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आप मान के चलो ब्लैक होल के पास चले गए तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेस और टाइम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है? तो यानी कि अगर उस समय फॉर एग्जांपल आपका नाम है राहुल और राहुल चला गया स्पेस में और वो ब्लैक होल के पास जाके बैठ गया और अर्थ पर उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है? हाँ, हो सकती है भाई, राहुल की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? अगर तुम लोगों की नहीं है या है, ठीक है, तो राहुल की क्यों नहीं हो सकती? तो राहुल चला गया यहाँ पे और उसकी गर्लफ्रेंड उसका वेट कर रही है कहाँ, अर्थ पे। तो राहुल तो यहाँ पर सिर्फ 5 डेज रहा, लेकिन जब वो वापस आया अर्थ पे तो उसके लिए वो अराउंड अराउंड 50 ईयर्स हो गए। ठीक है? तो ये बताता है कि टाइम यानी कि एक जो मूवमेंट है वो स्पेस के एक कोने में किसी और स्पीड से चल रहा होगा, लेकिन दूसरे कोने में वो टाइम किसी और स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है? हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता 1916 में लग गया, लेकिन फिर भी इसे डिटेक्ट करते करते हमें 2015 हो गए, जो कि लीगो के द्वारा किया गया था। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है और लीगो के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है? तो ध्यान रखना है। अब ये देख लेते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं ये बनती कब कब हैं। सबसे पहले अगर कोई स्टार एक्सप्लोड हो जाए, सुपरनोवा बन जाए, अभी पता करेंगे सुपरनोवा क्या होता है। जब एक स्टार एक्सप्लोड हो जाता है तो तब आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं, या फिर जब दो कोई बड़े स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करने लग जाएं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आने लग जाएं, तो तब आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। नेक्स्ट, जब दो ब्लैक होल मर्ज होनी शुरू हो जाए तब आपकी ग्रेविटेशनल, और आपका न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल मर्ज हो जाए तो तब भी आपका ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या बात करी है, ग्रेविटेशनल लेंजिंग की। अब देखो यहाँ लेंजिंग का मतलब हो गया, इसको चश्मा नहीं पहना रहे हैं, पर फिर भी अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर देख रहे हो ये कुछ अलग सा लग रहा है आपको, यानी कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो एकदम से चेंज हो गई है मैटर की। ठीक है? अब ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये देखो ये है आपका ब्लैक होल। अब इसके अगल बगल आप लाइट देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है? तो ये वही कह रहा है कि जब ब्लैक होल के पास जाके लाइट भी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है? और जब लाइट बैंड हो जाती है तो इस तरीके से लगता है कि वहाँ पर हमने कोई लेंस रख दिया। आप देख पा रहे होंगे लेंस थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके आ, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखो ये लेंस आपको अलग से दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब बात कर लेते हैं हम गैलेक्सी के बारे में। ठीक है? अब यूनिवर्स की बात करोगे तो यूनिवर्स के बाद आपका क्या आता है, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है, ये क्या होता है कि स्टार्स का ग्रुप होता है, यानी कि बहुत सारे स्टार मिलके आपका क्या बनाते हैं, गैलेक्सी बनाते हैं। क्या है, मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ गैलेक्सी। देखो टाइप ऑफ गैलेक्सी दो तरह की होती हैं, एक होती है रेगुलर शेप एंड सेकंड होती है इरेगुलर। ये आपको ध्यान। अब रेगुलर शेप्ड में किस किस तरह की आती हैं, एक आती है आपकी स्पाइरल गैलेक्सी और सेकंड आती है आपकी इलेप्टिकल गैलेक्सी, जो आप देख पा रहे होंगे। अगर आप बात करेंगे स्पाइरल गैलेक्सी की, तो स्पाइरल गैलेक्सी का एक प्राइम एग्जांपल आपका क्या है, वो है आपका मिल्की वे। तो जो मिल्की वे है वो क्या है, वो हमारी गैलेक्सी है, उसको हम क्या बोलते हैं,
आकाशगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर मिल्की वे, दैट्स द वे, मिल्की वे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मिल्की वे में हम रह रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस कहाँ पर पाए जा रहे हैं, मिल्की वे में। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक स्पाइरल पाई जाती है, सेकंड इलेप्टिकल टाइप की पाई जाती है, इसके बाद इरेगुलर है। ये तो मेन तीन तरह के क्लासिफिकेशन जो हमें नॉर्मली हर किताब में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक क्या है, एक बार्ड स्पाइरल है, यानी कि ये स्पाइरल अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस स्पाइरल में कैसा हो रखा है, ये देखो, ये ठीक है, तो ये पूरा हो रखा है। लेकिन आप यहाँ देखो, ये स्पाइरल अभी पूरे अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं है। फिर यहाँ पे हो रहा है क्या, पिक्यूलर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अभी जो रोटेशन हो रहा है वो हो रहा है, ये अर्ली फॉर्म है। ठीक है, ये अर्ली फॉर्म ऑफ गैलेक्सीज हैं। ये लेंटिक्यूलर, ये भी एक तरीके से अर्ली फॉर्म ऑफ गैलेक्सी है। ठीक है, और इरेगुलर शेप आपका क्या होता है, ये होती है वेरी ओल्ड गैलेक्सी। बस ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर वेरी ओल्ड गैलेक्सीज। जब हम बात कर रहे हैं बात के बारे में, ठीक है, तो एक सेकेंड, ओह सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको हमारी गैलेक्सी के बारे में बता देता हूँ। तो हमारी गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे है। ठीक है, अब ये किस तरीके की है आपकी, ये है आपकी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कैसा दिखेगा, स्पाइरल नेचर का दिखेगा वो आपको। ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो किस तरीके का है, 1,50,000 लाइट ईयर्स का है। ठीक है, 1,50,000 से लेके 2 लाख तक के बीच में इसका जो डायमीटर होता है वो लाई करता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे शायद अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप पक्का कंफ्यूज हो गए। आप जब एक नॉर्मल प्रोसेस पढ़ते हो, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, तो हमने क्या सुना है, बताओ। जो आउटर मोस्ट लेयर पे होता है या आउटर मोस्ट जगह पे होता है एक सर्कल में, वो फास्ट ट्रेवल करता है। बट व्हेन इट्स कम टू द मिल्की वे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जो आपके इनर स्टार्स हैं, ठीक है, जो हमारे इनर स्टार्स हैं, वो क्या करते हैं, दे ट्रेवल फास्टर देन आउटर वंस। ठीक है बच्चों, ये लिख लो, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आके आपके जो फिजिक्स के बेसिक नियम हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ नियम यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे वाले सोलर सिस्टम की, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ पर है, वो है ओरायन आर्म के अंदर, जो कि कहाँ है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिल्की वे पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इस तरीके से हमारी मिल्की वे है, तो हमारा जो ओरायन आर्म है वो कहीं यहाँ पे पड़ेगा, और इसी के अंदर हमारा क्या पाएगा, सन होगा, और उसके अराउंड हमारे इस तरीके से प्लैनेट्स फॉल कर रहे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें दो फैक्ट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। सबसे पहला, तो हमारे सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी, इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है क्या, इसका नाम है कॉनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, ये है क्या, कॉनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। लेकिन अगर आपसे सवाल दूसरी तरीके से पूछ लिया गया, ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना। अगर यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया क्या, क्लोजेस्ट, ठीक है, क्लोजेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है, तो क्लोजेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी वो कौन सी है हमारी, तो वो है हमारी अरोमेडा। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वो है हमारी अरोमेडा। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट इज गैसियस मास थ्योरी। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये है हम ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम, इनसे रिलेटेड ये थ्योरीज आपकी हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो गैसियस मास थ्योरी है, ये सबसे पहले किसने दी थी, आपकी इमैनुअल कांट ने।
अच्छा, इमैनुअल कांट अपार्ट फ्रॉम सोलर सिस्टम किस चीज़ के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस थे, बताओ जरा। इनकी एक थ्योरी थी, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये थे आपके, किस तरीके का व्यू था इनका, टीलियोलॉजिकल था या डेंट्रोलॉजिकल व्यू था, बताओ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बाकी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, बस थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि ये आप पढ़ सकते हो, अगर आप सही में एक एस्पिरेंट हो तो ये आप पढ़ सकते हो। क्लियर, तो इमैनुअल कांट ने दी 1955 में। और इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी, हालांकि बाद में इनके थ्योरी को डिसकार्ड कर दिया गया था, बट इनकी थ्योरी का एक जो प्रोमिनेंट पॉइंट था वो था, देयर वर स्मॉल मासेस विच ही टर्म्ड एज नेब्यूला। तो ये नेब्यूला कंटिन्यू करता गया आखिरी तक। अगर आप बोलो लेप्लेसी की थ्योरी, तो उन्होंने भी नेब्यूला को ही आगे कंटिन्यू करा, और फिर लेप्लेसी की थ्योरी में भी जब न्यू लेप्लेसी आया, यानी कि लेप्लेसी की थ्योरी को भी और रिवाइज्ड किया गया और रिफाइन किया गया, तो वहाँ पर भी इस नेब्यूला को कंटिन्यू किया गया। तो नेब्यूला की टर्म सबसे पहले किसने दी थी, मैनुअल कांट ने दी थी। क्लियर, तो इन्होंने क्या बोला था, देखो इस तरीके का ना क्लाउड डस्ट बन जाएगा, यानी कि आसमान में क्या है, बहुत सारा डस्ट पड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, तो इसे बोल दिया जाएगा आपका क्या, नेब्यूला। अब इन दोनों के बीच में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन मासेस, ये ध्यान रखना है, जो ग्रेविटेशनल पुल है मासेस के बीच में, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जिस वजह से ये घूमने लग जाएगा। ये मैनुअल कांट ने बोला था, ध्यान रखना। तो बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से घूमने लग जाएगा, और जब ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, अब देखो ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटी इसको अंदर की तरफ खींचेगी इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से खींचेगी और ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, ये क्या बना देगा, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ तब पता लग जाएगा। ये बना देगा आपका इस तरीके से, अंदर तो स्ट्रॉन्ग कोर हो जाएगा, और बाहर पे कंसेंट्रिक्स रिंग, कंसेंट्रिक रिंग्स पता है क्या होती है, वो रिंग्स जिनका एक सिंगल सेंटर हो, तो इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स इन्होंने बोला था कि ये इस तरीके से। अब जब ये कंसेंट्रिक रिंग है, ये भी तो क्लाउड डस्ट की बनी होंगी, ये जब रोटेट करती रहेंगी तो ये भी इस तरीके पर क्या बनाएंगी, छोटा नेब्यूला बनाएंगी, और ये इस छोटे नेब्यूला से एक दिन ऐसे घूम घूम के यहाँ पर, क्योंकि ये डेंस होता जाएगा और ये रूप दे देगा इसका, एक प्लैनेट का। ये बोला था इमैनुअल कांट ने। हालांकि इनकी थ्योरी को बाद में डिसरिगार्ड कर दिया गया, क्योंकि इनसे पूछा गया एक सवाल कि भैया बताएं कि ग्रेविटेशनल पुल कहाँ से आ गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की अगर आप बात करो, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड होता है, M1 और M2/R2, ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल तो मेनली मास पे डिपेंड होता है, और यहाँ पर तो ये पूरा क्लाउड है, यहाँ तो मास है ही नहीं, तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये कहाँ से आया, तो ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे, तो इसलिए इनकी थ्योरी को यहाँ पे डिसरिगार्ड कर दिया गया था। तो आपको देखना है तो इस तरीके का नेबुला होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बना के दिखा चुका हूँ, देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस तरीके का क्लाउड डस्ट है जो पूरा का पूरा आपका आसपास घूम रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली थ्योरी की, अगली थ्योरी थी वो किसकी थी, वो है नेबुलर हाइपोथेसिस लैप्लेसे थ्योरी। ये किसने प्रपोज की थी, ये रिवाइज्ड इसकी काम, जो कि किसने दी थी, पियरे लैप्लेस ने 1996। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला था इन्होंने, जो प्लैनेट बने हैं वो बने हैं किसके, आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन, यानी कि इन्होंने बोला कि सेम इन्होंने यही बोला कि जो नेबुला है वो इस तरह है, घूम रहा है घूम रहा है, और जो इसका कोर है, जो नेबुला था ना, उसका जो सबसे बीच में हैवी पार्टिकल्स थे, उन्होंने मिलके बना दिया सन, ठीक है। और जब उन्होंने सन बना दिया तो उसके अराउंड यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और घूमने लग गए, और इन्होंने मिलके यहाँ पर बनाने लग गए क्या, प्रोटो सोलर नेबुला बनाने लग गए। और जैसे जैसे ये घूमता रहा, एज इट कूल्ड, यानी कि पहले तो ये गर्म था, तो गर्म की वजह से ये ठीक ठाक था, ठीक है, और एज इट कूल इंक्रीज इन वेलोसिटी एंड रोटेशन रिजल्टिंग इन कंट्रैक्शन ऑफ गैसियस क्लाउड। इन्होंने वो ग्रेविटेशनल पुल को सॉल्व करके बता दिया कि भैया ठंडे होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी की बढ़ने का रोटेशन और तेज हुआ, रोटेशन से क्या हुआ उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स लगा होगा, और सेंट्रिपिटल फोर्स का है तो क्या हो गया, कंडेंस होने, करेक्ट, होने लग गया।
क्लियर? तो जो उसका डिमेरिट था उन्हें यहाँ पर उसको कवर अप कर। नेक्स्ट अगर आप बात देखें तो इस तरीके से आपका क्या होता है, देखो क्लाउड डस्ट है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये पूरा का पूरा क्लाउड डस्ट, ठीक है, पूरा का पूरा आपका क्लाउड डस्ट है। और इस क्लाउड डस्ट के बगल में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का होगा ये, देख रहे हो, ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट करती है। और जैसे ही अब ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, पहले तो इसने क्या बना दिया, बीच में यहाँ पे सन बना दिया, ठीक है, यहाँ पर देखो ये सन बन के आ गया और ये सन के अराउंड अब धीरे 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 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। और जब ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स भी कंडेंस होना स्टार्ट हो गए, उसके बाद यहाँ पर बन गए आपके क्या, नेट्स। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट थ्योरी इसकी कौन सी है, टाइडल हाइपोथेसिस। हालांकि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, बट फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। टाइडल हाइपोथेसिस है या किसने दी, ये दी थी आपकी जीन्स ने, जेफरी ने। यार ये किसके ऊपर बेस्ड थी, बेस्ड ऑन न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। इन्होंने देखो एक सिंपल सी बात बोली कि ग्रेविटी की वजह से हमारे सारे प्लेनेट, यानी कि ये इन्होंने बोला कि भैया यहाँ पर एक पहले से एक सन लाइक स्ट्रक्चर था, बिल्कुल था, ठीक है, सन लाइक स्ट्रक्चर था, उसके बगल से एक बहुत बड़ा स्टार गया, ये था ना स्टार। अब हर स्टार इसका जो शेप एंड साइज था वो सन से भी बहुत बड़ा था। अब कोई चीज़ है जिसका शेप एंड साइज सन से भी बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा सन से। तो जैसे ही ये सन के आसपास से गुजरा, इसने क्या करा, सन का जो मास था उसको खींच लिया और इस तरीके से यूनिवर्स में सस्पेंड कर दिया। अब फिर ये जो मास था ये धीरे हुआ, एज इट कूल डाउन रोटेट हुआ और इसने डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या बना दिए, प्लैनेट्स बना दिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार। देखिए हमने गैलेक्सी पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद हम सोलर सिस्टम के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि कैसे कैसे फॉर्म होना स्टार्ट हुआ हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार, या गैलेक्सी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार, तो वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, ये बोलते बोलते थक भी तो लगती है। तो ऑप्शन है ज़्यादा थक ली या फिर पानी खाना खाने के लिए पॉज कर दिया, बट हम पे तो ऑप्शन नहीं है ना, हमें तो बनानी ही है, हमें तो कंटिन्यूटी करनी है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार, कैसे एक स्टार फॉर्म हुआ, गैलेक्सी स्टार्ट हुई थी, तो क्या पाया गया था, हाइड्रोजन। और जब ये हाइड्रोजन गैस मिली एच एच, इसने क्या बना दिया, हीलियम बनाया, जो कि क्या है, मेन फ्यूल है किसका, स्टार का, द मेन ऑफ स्टार। किसी स्टार के अंदर अगर हीलियम खत्म हो जाए ना तो फिर वो स्टार मरने की कगार पे चला जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखते हुए चलना है हमें। तो गैलेक्सी स्टार to form by the accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula। तो स्टार भी आपका नेबुला से बना है, जैसे कि हमने नेबुलर हाइपोथेसिस में पढ़ा। सबसे पहले क्या बनता है, बीच में सन बनता है, सन इज ऑल्सो स्टार, तो सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट, जब वो ग्रो करता है तो वो क्या बना देता है, क्लम्स ऑफ गैस, गैस के थक्के से बनाने स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब ये जो थक्के होते हैं ये और ज़्यादा कंडेंस होती है, घूमते हैं, तो इसमें से जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। जो डेंसर पार्टिकल होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लाउड होगा, अब इसमें कुछ लाइट पार्टिकल होंगे, कुछ हैवी पार्टिकल होंगे। जैसे जैसे ये रिवॉल्व होगा, सॉरी, जैसे जैसे रोटेशन करेगा, तो जितने भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ बीच में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद वहीं पर वो क्या बना देंगे, फ्यूल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही वो जितना ज़्यादा वो थक्के बनेंगे उसी से हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टार हो जाएगा। अब जो स्टार्स थे ये कब फॉर्म हुए थे, अराउंड 5 to 6 बिलियन ईयर अगो। तो इतने साल पुराने हैं हमारे सितारे। जो हमारे सूरज देवता है ना, सूर्य भगवान, वो भी इतने साल, वो इतनी उम्र है उनकी भी, ठीक है। तो आपको अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टेलर इवोल्यूशन, यानी कि किस तरीके से एक स्टार बड़ा होता है और उसके बाद वो ख़त्म होता है। तो पूरा आपको प्रोसेस ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो नेबुला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसके नेबुला की टर्म जो दी थी इमैनुअल कांट ने, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है किसने,
लैप्लेसे ने, पियरी लैप्लेसे ने। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखो नेबुला क्या होता है। नेबुला इज अ क्लाउड ऑफ गैस मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, एंड द डस्ट इन स्पेस। नेबुला आर द बर्थ प्लेसेस ऑफ स्टार। जब ये नेबुला कंडेंस होगा तो ये क्या बनाएगा, स्टार बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोस्टार क्या होता है। देखो इन दोनों के बीच में ना एक छोटी सी स्टेज आती है जब आपका नेबुला कंडेंस हो रहा होता है और इस तरीके से छोटा सा ना कंडेंस हो जाता है। हालांकि अभी इस पॉइंट में इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो किसी भी स्टार के बनने के लिए ना न्यूक्लियर फ्यूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्यों, अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसमें टू हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे और वन एटम ऑफ हीलियम बनाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ स्टार की, बट न्यूक्लियर फ्यूजन में और भी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि दो एटम जब फ्यूज हों, ठीक है, फ्यूजन यानी कि फ्यूज हों और कोई एक बड़ा एटम बना दे, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस प्रोसेस के दौरान ये क्या करता है, हाई एनर्जी सिक्रीट करता है। क्लियर। और ये पॉसिबल है ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड एंड अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, जो कि ओनली पॉसिबल है कहाँ, किसी स्टार के अंदर। इसी वजह से हम न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थ पे मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं कर पाते। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है अर्थ के ऊपर भी, बट डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज में ही हम कर पाए हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को नहीं देख सकते। हाँ, दूसरी इसकी जो कॉन- अ, इसी की कॉरस्पॉन्डिंग एक और प्रोसेस होती है क्या, न्यूक्लियर फिशन, वो हम रेगुलरली देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस आती है दैट इज प्रोटोस्टार। इसमें इसका कोर तो बन चुका होता है बट अभी कोर इतना गर्म नहीं होता, यानी कि उसने अभी टेम्परेचर वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं पहुंचा है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। क्लियर बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं हम मेन सीक्वेंस स्टार क्या होता है। देखो मेन सीक्वेंस स्टार भी दो तरीके के, बेस्ड ऑन देयर साइज। अब इसमें क्या होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या बनाने स्टार्ट कर देता है, हीलियम को बनाना स्टार्ट कर देता है एट इट्स कोर, यानी कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब अगर मान के चलो इसका शेप और साइज छोटा है तो ये क्या बनाएगा, रेड जाइंट। ठीक है, ये जो मेन सीक्वेंस होता है ना, यही होता है आपका सन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये जो मेन सीक्वेंस है ये छोटे वाला, ये तो हमारे सन से भी बहुत छोटा है। ठीक है, हमारा सन किस में आता है, ये बड़े वाले मेन सीक्वेंस में, हाई मास स्टार है हमारा सन। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना। और जैसे ही इसके अंदर का पूरा न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, यानी कि ये अपने अंदर उस प्रोसेस को करना बंद कर देता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड जायंट में। ठीक है, मैंने बोला था ना जब विजिबल स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा तो सबसे एंड में से एक एक तरह की आपकी लाइट रहेगी वहाँ पे, या एक कलर की आपकी वेव रहेगी दैट इज ऑफ रेड, कन्वर्ट होता है किसमें, रेड में। ये रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो सीक्वेंस मेन स्मॉल मेन सीक्वेंस आर कॉल्ड रेड ड्वार्फ, नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ये नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, ये स्मॉल है किससे, हमारे सन से भी। और आपके पास या आपके आसपास सबसे जो क्लोजेस्ट आपका रेड जायंट है दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमा सेंचुरी, और यही क्या है, हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड सुपर जायंट की। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करते हैं सुपर जायंट से देख, अब रेड सुपर जायंट क्या होता है, ये क्या होता है, 10 to 100 टाइम होता है ऑफ साइज ऑफ सन। हालांकि इसका जो सरफेस टेम्परेचर हो जाता है वो सन से कम हो जाता है आफ्टर बिकमिंग रेड सुपर जायंट। ठीक है, इसका फ्यूल तो ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद ये रेड सुपर जायंट। अब इसके बाद प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर देखना रेड जायंट कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्लानिटरी नेब्यूला, दोबारा से नेब्यूला में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द डस्ट एंड गैस लॉस्ट, यानी कि जो आउटर लेयर होती है ना,
ये डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है और ये डिसइंटीग्रेट होकर ऐसे टूटती है। तो ये देखो ये बीच का कोर रह जाएगा और ये जो डस्ट होती है ये हवा में तैरने लगती है, सॉरी स्पेस में तैरने लगती है। क्लियर? सेम होता है किसके साथ? आपका रेड सुपर जायंट के साथ, बट इसमें क्योंकि ये बड़ा होता है इसमें एनर्जी अभी भी थोड़ी बहुत बची होती है, क्योंकि ध्यान रखना ये इसके अंदर ना हीलियम ख़त्म हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन वो अभी भी ये बर्न कर रहा होता है, तो इसलिए इसमें एनर्जी होती है। और सुपरनोवा में क्या होता है, इसमें तो ये साइलेंटली डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करता है, बस इसमें एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजिव दैट ऑफ अ स्टार। और जब इसमें एक्सप्लोजन होता है तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी सारी की सारी होती है वो निकाल देता है। क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, तो वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी निकाल देता है और जिसकी वजह से अच्छा खासा एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है? और थोड़े टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा रोशनी क्रिएट करता है। और जो ये सुपरनोवाज होते हैं ना, इन्हीं को अब हमारे जो नासा है या इसरो है डिटेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत करोड़ों साल पहले जो सुपरनोवा हुए होंगे उनकी लाइट अब हम पे पहुंच रही है, यानी कि इतनी लाइट ईयर्स ट्रैवल करके तब वो हमारे पास पहुंच पा रही है। तो अब हम अज्यूम कर पा रहे हो कि इतनी दूर तक यूनिवर्स है। क्लियर? इतने साल लग गए इसे आने में, वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हिसाब हम लगा लेते हैं, तो टाइम पता लग जाता है कि इतनी दूर है ये। क्लियर? अब इसमें देखो, जब आपका प्लानिटरी नेबुला कूल होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका प्लानिटरी क्या बनाता है फिर, दैट मेक्स वाइट ड्वार्फ। ठीक है? वाइट ड्वार्फ अगर ये गर्म है, यानी अभी तक ये वार्म है, तो ये होता है वाइट ड्वार्फ, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी, मैंने बताया ना हाइड्रोजन थोड़ा बहुत रहता है, वो तब बना रहता है वाइट ड्वार्फ। लेकिन जैसे ही ये पूरा का पूरा कूल हो जाता है, ये वाइट ड्वार्फ कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ में। अब इसे कंफ्यूज मत करना ब्लैक होल से, क्योंकि ब्लैक होल अलग होता है, वो भी आगे समझेंगे। ठीक है? तो ब्लैक ड्वार्फ, और जैसे ही मान के चलो ये जो ब्लैक ड्वार्फ होता है बहुत स्मॉल इन साइज होता है, लेकिन अगर वहीं पे ये वाइट ड्वार्फ थोड़े से बड़े साइज का होगा तो वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं बनेगा, इट फॉर्म्स ब्राउन ड्वार्फ। क्लियर? तो दोनों समझ आ गए, मैं ब्लैक ड्वार्फ ब्राउन ड्वार्फ। ठीक है? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो आपका सुपरनोवा है अगर वो थोड़ा सा स्मॉल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, न्यूट्रॉन स्टार में। और अगर उसका मास बहुत ही ज़्यादा है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ब्लैक होल में। क्लियर? अब ब्लैक होल में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर की जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा इसमें ग्रेविटी है कि वो जो स्टार है वो कोलैप्स कर जाएगा एंड फॉर्म्ड ब्लैक होल, जिसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। और यहीं पे आपको एक टर्म समझनी है, क्या, इवेंट होराइजन। क्या होता है ये इवेंट होराइजन, तो ये होता है क्या, आपके ब्लैक होल की बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर के आसपास, यहाँ पर कोई भी लाइट भी अगर जाए तो वो ट्रैप हो जाती है। देखो इसके कोई भी चीज़ हमें ब्लैक क्यों दिखती है, जरा ये सोचो। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी बचपन में। ठीक है? किसी भी चीज़ के ब्लैक दिखने के पीछे का कारण क्या होता है, यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये हमें ब्लैक दिख रहा है कि जो भी लाइट जाती है वो उसको अपने अंदर समा लेती है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। ये थी पूरी फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। इसमें क्या होता है, जब नेबुला बन जाता है जो आसपास का, ठीक है, ये जो हमने बताया था ना, ये है आपका नेबुला। ठीक है? ये नेबुला ने यहाँ पे स्टार बना दिया। इसके आसपास जो एक कंसेंट्रिक रिंग्स थी, अब ये भी तो घूमना चालू हो गई थी, ये भी रोटेट कर रही थी, और जब ये रोटेट करेंगी इस तरीके से, ये भी यहाँ पर क्या बनाना स्टार्ट करा है, इन्होंने भी कुछ बॉडीज बनाना स्टार्ट की, जो कि हमने बोला प्लैनेट्स। ठीक है? ये जो डिस्क जो मैंने बनाई है यहाँ पे, इनको बोला जाता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये पार्टिकल्स यानी कि ये डिस्क बड़ी हो जाती है तो इन्हीं को बोलते हैं हम प्लैनेटेसिमल्स। ठीक है? प्लैनेटेसिमल, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या होती है, इन्फेंट स्टेज ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि जब प्लैनेट बहुत बिल्कुल अपनी नेसेंट स्टेज में होता है। और ये ही प्लैनेटेसिमल्स आपके जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं और ज़्यादा रोटेट होते हैं, मास एक्वायर करते हैं, ये बन जाते हैं हमारे क्या, फुल ग्रोन प्लैनेट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो किस तरीके से, कोर फॉर्मेशन अबाउट सॉलिड एक्सेलरेशन। ठीक है? तो कोर तो आपका एक्सेलरेशन से बन गया, लेकिन जो गैस है
वो नहीं बन पाई, यानी कि वो है तो अगर यहाँ पे गैस ज़्यादा होगी यानी कि इसके अंदर फोर्स ज़्यादा नहीं लग पाएगा, तो ये बनाएगा एक गैसियस प्लैनेट। और ये कौन सा प्लैनेट है यहाँ पे? जुपिटर। फिर देखो कोर तो हमने बना दिया, और इसमें क्या हो रहा है? स्लो एक्रिएशन हो रहा है, तो ये बनाएगा आपका आइस जायंट, ये है आपका नेपच्यून। और अगर आपका सॉलिड अंदर का मतलब जो सॉलिड कोर है वो भी अच्छे से एक्सक्री वो असर्शन किया है इसने, और जो बाहर है उसने भी अच्छे से असर्शन किया है, और वो पूरा का पूरा सॉलिड मास बन गया, तो वो बनाएगा आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अभी इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्राइटेरिया क्या होता है एक प्लैनेट बनने के लिए? सबसे पहले हमने अब तब से सुने जा प्लैनेट 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 प्लैनेट, अरे बता तो दो प्लैनेट होगा क्या, ठीक है? तो प्लैनेट के बारे में पहले सुन लो बच्चों। तो प्लैनेट होता है आपका क्या, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि ऑर्बिट कर रही है किसको? सन को, यानी कि ये सन है तो इसके अराउंड इस तरीके से ऑर्बिट कर रही है। पहला तो ये। दूसरा, हैव सफिशिएंट मास फॉर सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस सो दैट इट अज्यूम अ हाइड्रोस्टैटिक शेप। अब समझो, कुछ नहीं बोल रहा है कि कम से कम उसके अंदर इतना मास होना चाहिए कि वो अपनी ग्रेविटी को सस्टेन कर ले, यानी कि अपनी ही ग्रेविटी के प्रभाव में आके खुद ही के शेप को ना बिगाड़ ले। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करें अर्थ की शेप की, तो वो इस तरीके से, थोड़ा सा बल जमीन निकालना था, ज़्यादा ही ड्राइंग खराब है सर की तो, ठीक है? चलो कोई नहीं, समझ लो फिर भी, यानी कि इतनी ग्रेविटी को सस्टेन कर पाए कि वो उसका जो मास है वो रीजनरेट ना हो जाए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान। नेक्स्ट, उसके अराउंड में जो उसके ऑर्बिट है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए कि उसके नेबरहुड में उसके ऑर्बिट में कोई और ना आ रहा। जैसे सेकंड, वो अपने ऑर्बिट उसका क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड ऑर्बिट, यानी कि उसका जो ऑर्बिट है वो किसी और के ऑर्बिट में क्रॉस ओवर ना कर रहा हो। जैसे कि किसका कर रहा था आपका? प्लूटो का ऑर्बिट क्रॉस कर रहा है किसके ऑर्बिट को? नेपच्यून के ऑर्बिट को, जिस वजह से उसको हमने क्या, प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया और उसको सिर्फ हमने डॉर्फ प्लैनेट बना रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो देखो हर जगह आप नेबुला पढ़ोगे तो नेबुला तो है, नेबुला में हमने स्टार बना दिए, प्लैनेट्स बना दिए। आप देख लेते हैं सोलर सिस्टम, यानी कि इन्हीं सब प्लैनेट से मिलके ही तो सोलर सिस्टम बना है हमारा। ठीक है, तो जब ये नेबुला के अंदर जो सिलिकेट्स थे और मेटल्स थे, जब वो आपके आके मिलने शुरू हुए और वो कंडेंस हुए, तो उन्होंने कुछ हैवी प्लैनेट्स बनाए जिनके अंदर, जिनके ऊपर क्या है आपका लैंड है। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सच एज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, और जो लाइटर पार्टिकल थे वो किस तरह की तरफ थे? वो बाहर की तरफ थे, जिसमें कि वाटर एंड आइस आर दी डोमिनेंट कंपोनेंट। और इन्होंने राइज किया है किसको? इनसे कौन से प्लैनेट्स बने हैं? गैसियस प्लैनेट बने हैं, जिनको कि हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। इस बार CDS 1 2023 में इतना सिंपल सा सवाल पूछा, भैया बस ये बता दो कि गैसियस प्लैनेट कौन कौन से हैं? जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, क्या हैं आपके तरह के प्लैनेट है? अच्छा, इसमें एक तो मैं भूल ही गया लिखना, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। क्लियर? तो ये चार प्लैनेट है जो आपके गैसियस प्लैनेट है, और इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये देख लो आप अपना किस तरीके से फॉर्मेशन हुई। ये नेबुला था, ये प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बननी स्टार्ट हुई, फिर ये सन हुआ, फिर यहाँ पे प्लैनेटेसिमल्स हुए, और यहाँ पे सोलर सिस्टम देखो ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये तैयार हो गया। यहाँ पे अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये कैसी एक बॉल ऑफ हॉट रॉक थी, यानी कि पूरा जलता हुआ एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक है? अब ये क्या हुआ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल या सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट आया है, वो अर्थ क्या था? आयरन कैटास्ट्रॉफी। अब आयरन कैटास्ट्रॉफी क्या है? इट अलाउड ग्रेटर एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ अर्थ मॉल्टन रॉकी मटेरियल। ठीक है, यानी कि जो आयरन का, यानी कि जो नेबुला था, ठीक है, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी आपकी किसकी? अर्थ की, क्योंकि वो पूरी हॉट रॉक की थी।
तो इस समय क्या हुआ, वो पूरा मॉल्टन स्टेट में था। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, पूरा धधकता हुआ लावा था हमारी अर्थ पे। धधकते हुए लावे में से क्या हुआ, जितना भी हैवी मटेरियल था वो अंदर की तरफ सीप कर गया, और जितना भी लाइटर मटेरियल था वो बाहर की तरफ आ गया। अभी आपने देखा होगा कि अर्थ के इंटीरियर में जो हैवी मेटल्स है वो कहाँ के पास पाए जा रहे हैं, हमारे कोर के पास। हमारा जो कोर है वो किससे बना है, नी पे से। और जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे बनी है, सियाल से। सिलिका और एल्यूमिनियम जो कि बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। हैवी मटेरियल सच एज आयरन निकल ग्रेविटेटेड टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो देख लो यहाँ पे किस तरीके की थी आपकी अर्थ, इस तरीके की मॉल्टन स्टेट में थी। फिर धीरे धीरे ये ठंडी होनी स्टार्ट हुई, और इस तरीके की आज हमारी अर्थ हमारे सामने है, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या क्या है यहाँ पर देख लो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आ जाता है यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें यहाँ पे एक कॉमेट भी दिख रहा है, और यहाँ पे क्यूपियर बेल्ट भी दिख रही है। अच्छा, अगर एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, तो शेप के बारे में आप कुछ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। अगर हम जुपिटर से राइट हैंड साइड की तरफ जाएं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं, तो साइज जो है वो कंटिन्यूसली घट रहा है, ठीक है। तो यानी यानी कि द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, बताओ स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये आपका काम है स्मॉलेस्ट प्लैनेट देखना। हाँ, बस इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर मार्स। एक्सेप्शन है कि जब आप लेफ्ट हैंड की साइड जाते हो तो मार्स आपका छोटा है इन कंपैरिजन टू अर्थ। ध्यान रख लेना, मार्स छोटा है, ठीक है। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या है कि मरकरी, मरकरी से बड़ा वीनस, वीनस से बड़ा अर्थ, और इसी क्रोनोलॉजी में अर्थ से बड़ा हम क्या कर देंगे, मार्स। नहीं, गलती हो जाएगी, ठीक है, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, और फिर घर आके माथा पिट्टा करोगे। और फिर वो तो जो मैंने बोला ही था आपको, आंसर की के टाइम थोड़ा सा हाथ में पानी लेना और सर पे डाल लेना। क्यों, क्योंकि अगर इतना सिंपल क्वेश्चन गलत करके आओगे तो फिर तो दिमाग ठंडा करने की ज़रूरत तो है ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मार्स का जो शेप है, साइज है, वो अर्थ से छोटा है। तो प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। सेलेस्टियल बॉडी इज एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ स्टार इज नोन एज प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट बिटवीन सन एंड एस्ट्रॉयड बेल्ट, अभी पीछे हमने देखा। सन और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में आपके जो प्लैनेट्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम इन्हें बोलते हैं, जिसमें कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आता है आपका। और एस्ट्रॉयड बेल्ट और क्यूपियर बेल्ट के बीच में जो प्लैनेट आते हैं उन्हें हम बोलते हैं जूपियन प्लैनेट्स, और साथ साथ इन्हें हम गैसियस प्लैनेट्स भी हम इन्हें बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि जो आपके इनर सर्कल के अंदर होते हैं चार प्लैनेट, का क्या होता है, वो थोड़े स्मॉल होते हैं, लेकिन उनकी जो बॉडीज होती है वो डेंस होती हैं, ठीक है। लेकिन जो आउटसाइड के प्लैनेट्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं और लेस डेंस मटेरियल से बने होते हैं। हाँ, बस उनका क्या होता है, थिक, मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। इधर हीलियम एंड हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, इधर आपका क्या है, सियाल, सीमा और नीपे। क्या ध्यान रखना है, ये अर्थ का बता रहा हूँ मैं सिर्फ। अर्थ के ही कॉरस्पॉन्डिंग आप बाकियों का भी मान के चल लो कि हाँ, लगभग लगभग कंपोजिशन सिमिलर मान सकते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स की बात हो गई। अब प्लैनेट्स के साथ उनके नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज देयर पार्टनर्स। आप बात करोगे तो आप अपने पार्टनर की बात भी तो साथ साथ ही करोगे, है ना, या उसको छोड़ दोगे, कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो प्लैनेट्स के साथ हम बात करेंगे उनके मून की भी। देखो, मरकरी और वीनस डू नॉट हैव एनी मून, या सिंगल। तो ये तो ब्रह्मांड की शुरुआत से सिंगल है, और आई थिंक ब्रह्मांड के एंड तक सिंगल रहेंगे। तो इनकी तरह तो मत ही बनना, ठीक है। पढ़ाई भी करो, साथ साथ बाकी चीज़ें भी करते रहो, क्योंकि वो भी लाइफ का पार्ट है। हाँ, सबसे ज़्यादा किसके पास है, जुपिटर के पास। तो ये भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही के साथ घूम रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स फॉलोड बाय सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। यार, अर्थ हैव ओनली वन मून,
ये ध्यान रखना है, अर्थ के पास एक ही है, इकलौता है, इकलौती है। ये ध्यान रखना, वेयर एज मार्स हैव टू। मार्स ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, मार्स के पास दो हैं, फोबोस एंड डियामोस। ये ध्यान रखना, फोबोस एंड डियामोस। अच्छा, डियामोस सुन के मेरे को एक शब्द याद आया, डिडीमोस। ठीक है, तो आई होप सबके पास इंटरनेट तो होगा, तो एक बार सर्च मार लेना डिडीमोस के साथ साथ आपको एक मिशन याद आ जाएगा, नासा का डार्ट मिशन। ठीक है, नासा का है ये, इतना बता देता हूँ। तो अगर इंटरनेट है और थोड़ा सा अच्छे नंबर लाने का मन है एग्ज़ाम में, प्रोफेसर बहुत जल्दी बनना है, तो ये साथ साथ सर्च भी मार लेना, क्योंकि ये मिशन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस बार एग्ज़ाम्स में, और आई होप ये दिखेगा दिखेगा। ठीक है, साथ साथ एक और चीज़ सर्च मारना, साइकी 16। ये क्या है? ये दो चीज़ करोगे तो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया क्यों इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब मून्स की जब हम बात कर रहे हैं तो गैनीमेडे, ये भी क्या है, ये जुपिटर का मून है और ये सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे पूरे सोलर सिस्टम की ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है। इट इज़ इवन लार्जर देन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से भी बड़ा है। और इसके बाद सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गई, फर्स्ट लार्जेस्ट या फर्स्ट पहले नंबर पे सबसे बड़ी। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका टाइटन, जो कि किसका है, जो कि सैटर्न का है। और टाइटन के लिए नासा एक इम्पोर्टेंट मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, वो क्या है? कैसिनी हिगिंस। कैसिनी गया था किस पे, सैटर्न पे, हिगिंस गया था किस पे, टाइटन पे। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, बाकी और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, जैसे मून की बात करें। ठीक है, तो मून से रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर हम बात करें, सन से जो हमारे अर्थ पे लाइट आ रही है, उसको आने में टोटल कितना लगता है, 8 मिनट। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये PYQ है। ठीक है, यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है कि सन से अर्थ पे आने में एक सन रे को कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 8 मिनट और कुछ सेकंड के बराबर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप मून से बात करो तो वो कुछ सेकंडों में आ जाती है, क्योंकि डिफरेंस है भैया, इतना ज़्यादा डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस ही बात है। क्लियर। और मून के बारे में एक और चीज़ बहुत अच्छे से जानी जाती है, मून इज़ टाइडली लॉक्ड विद अर्थ। अब आधे लोग तो सोच रहे होंगे टाइडली लॉक, कौन सा लॉक, कौन सा ताला, ठीक है, कौन से कोस्ट पे जा रहे हैं, कौन सी टाइड आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सब्र करो, अभी सब समझाएंगे। ठीक है, टाइडल लॉक विद अर्थ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फॉर अबाउट 27 डे, यानी कि ये अर्थ है, ये मून है, ये मून के अराउंड, ठीक है, कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन ले लेता है, 27 दिन में ओ सॉरी, अर्थ के अराउंड 27 दिन में एक रिवॉल्यूशन ले लेता है, और 27 ही दिन इसे लगते हैं एक रोटेशन को। कंफ्यूज? समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लो, यानी कि इसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम है, वॉल्यूशन टाइम इज इक्वल टू रोटेशन टाइम, जो कि कितना है, 27 डेज। ठीक है, यानी कि रिवॉल्व भी 27 दिन में कर रहा है और रोटेट भी 27 दिन में ही कर रहा है। एक तो ये इम्प्लीकेशन है। अब इससे हमें पता लगता है कि टाइडली लॉक है। ठीक है, तो टाइडली लॉक होने का मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ना यार, बिल्कुल थोड़ी आसान भाषा में समझाओ, ये तो थोड़ा टफ हो गया। ठीक है, तो टाइडल लॉ का मतलब ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। कभी नोटिस किया है चांद को? अब दूसरे की छत पे जो चांद निकला है वो मत देखो, अपनी छत से ऊपर वाले चांद को देख। ठीक है, कभी नोटिस करना, उसका सिर्फ एक साइड ही दिखती है वो हमेशा, दूसरी साइड नहीं दिखती। जब भी आप देखोगे उसके जिस भी तरह का शेप होगा या जिस भी तरह के उसमें दाग होंगे, वो सेम आपको दिखेंगे पूरे साल भर। ठीक है, तो दैट मीन कि हमें एक ही साइड दिख रही है मून की। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो ये रहा। ठीक है, इधर से इधर बिल्कुल यही साइज दिखेगा, यही शेप दिखे, मतलब सॉरी, मतलब यही साइड ऑफ द मून हमेशा हर रोज दिखेगी हमें। क्लियर? माई होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू।
नेक्स्ट, अब ये कौन सी थ्योरी है? ये है फॉर्मेशन ऑफ मून। और ये हमारे वाले मून की बात कर रहा है, सभी मून्स की नहीं, कि हमारा मून किस तरीके से बना है। तो ये थ्योरी बोलती है बिग स्प्लैट थ्योरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मून। अब इसमें क्या बताया है कि अर्थ, मून था वो अर्थ का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड आके अर्थ पे लगा और उससे क्या हुआ, एक लार्ज अमाउंट ऑफ रॉकी मटेरियल अर्थ से निकल गया। और फिर वो जब रोटेट करता रहा तो उसने सर्कुलर शेप ले ली, और वो बन गया क्या, हमारा ओनली नेचुरल सैटेलाइट। उससे पहले अर्थ के पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं हुआ करती। तो अगर आपको देखना है तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये कॉमेट ये इस तरीके से आपका निकला, और यहाँ से पूरा का पूरा आपका मास निकला, ये देखो, और ये घूमना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर ये गोल, ठीक है, और उसने बना दिया कि आपका यहाँ पर ये मून और ये अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का ही पार्ट है, इसलिए अर्थ से ये टाइडली लॉक भी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दिख, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ये आपका सोलर सिस्टम है, और इसमें जब आप इंफॉर्मेशन देखोगे सिस्टम की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या, ये पूरा का पूरा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, आपके मार्स के बारे में दिखा रहा है। चलो एक बार और देख लेते हैं हम इसको, कि देखो यहाँ पे, चल जा भाई। चलो बच्चों, ये तो आई थिंक नहीं चलेगा अब, ओह चल गया, चल। ठीक है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या चीज़ दिखा रहा है, ये देखो, ये रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ रिगार्डिंग द मार्स। ठीक है, तो मार्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ योर क्या, मार्स को हम रेड प्लेनेट बोलते हैं। साथ साथ मार्स के ऊपर ही आपका क्या है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, दैट इज ओलंपस मॉन्स। ठीक है, उसे बोला जाता है ओलंपस मॉन्स। और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या फेमस है आपका, बताओ। वो ये फेमस है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, वो बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है, इसका जो एटमॉस्फेयर है थिक एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमें देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीनस के बारे में। तो वीनस को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। क्लियर, वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया, कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार बोला गया है। और यही क्या है, आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन सिस्टम है। क्लियर, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, क्यों, किस वजह से, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा है। अब अल्बिडो क्या होता है, 2 सेकेंड लेके मैं आपको थोड़ा सा अल्बिडो का कॉन्सेप्ट समझा। अल्बिडो क्लाउड्स हो गए, ठीक है, क्लाउड्स है मार्स, और ये इसके ऊपर क्या है पूरा, क्लियर, यहाँ पर क्या है, ये रोड है। अब तो सिंगुलर है, ठीक है, सन एक ही है, सन ने इसके ऊपर भी रेस फेंकी, इसके ऊपर भी रेस फेंकी, इसके ऊपर भी रेस फेंकी, और इसके ऊपर भी रेस फेंकी। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, क्लाउड्स पे रेस टकराएगी, आधी आधी चली जाएगी, आधी उसके अंदर से नीचे आ जाएगी। यहाँ तो 50% ऊपर गई और 50% नीचे आई। जब ये एसफेट यानी इसके ऊपर गिरेगा, इसमें अराउंड एंड अराउंड 90% तो क्या हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं।
अभी देखो गर्मियों का मौसम चल रहा है, कितना गर्म हो जाता है रोड, ठीक है। लोग इंसान बाहर भी नहीं निकल पाते, क्यों? क्योंकि सारा का सारा जितनी सन का रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 10% रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सेम स्नो की बात करें, अगर फ्रेश स्नो होगी तो अराउंड, और अगर ओल्ड स्नो होगी तो सिर्फ 60 आएगी। सेम। अब क्या होता है एल्बिडो, मतलब रिफ्लेक्टिंग नेचर, यानी कि कितना आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो वीनस के एटमॉस्फेयर में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे ही सन की रेज पड़ती हैं ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से सारी की सारी रेज बाहर की तरफ आएंगी, तो ये चमकता हुआ दिखेगा। कोई भी चीज़ इसलिए नहीं चमकती कि उसके अंदर लाइट है, वो इसलिए चमकती है कि उससे लाइट बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। पर भी क्या है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। तो इसका क्या है, हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड इसके एटमॉस्फेयर में, और इसी को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। क्यों ट्विन बोला जाता है? क्योंकि इसका शेप, साइज और ज़्यादा ज़्यादा कंपोजिशन सब सिमिलर है विद दी अर्थ। और ये क्या है, हमारे सोलर का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी। क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके हॉट होने के पीछे क्या है, ग्रीन। अब जिस जिस बच्चों ने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा उनको ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पता होगा। यानी कि CO2 क्या करता है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। अब जैसे ही इसके अंदर, यानी कि इनसाइड, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर के इनसाइड सोलर रेडिएशन आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके, से जैसे अभी मैंने बताया था ना पीछे, एसफेट से रिफ्लेक्ट होके वो जाएगा। हालांकि 90% अब्जॉर्ब हो गया, पर 10% जो वापस जा रहा होगा वो क्या होगा, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा। जब सन से आता है तो वो शॉर्ट वेव में आता है, और जब सन नीचे धरती पर टकराता है, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, सन से जब आता है तो ये क्या होता है, शॉर्ट वेव होता है। तो याद रखना, ये पिछले साल के CDS का क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले साल CDS में पूछा था ये। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन CAPF में भी पूछा गया है। तो जब सन से आता है तो वो शॉर्ट वेव में आता है, और टकरा के जब वापस जाता है तो ये क्या हो जाता है, लॉन्ग वेव हो जाता है। और अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा होगा तो CO2 क्या करता है, इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, यानी कि अर्थ से बाहर निकलने नहीं देता। अब जब ये अर्थ से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में और ज़्यादा गर्मी फैला देगा। क्लियर? ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, आपको वीनस के बारे में जो और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, इट रोटेट क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो अब इसमें इतनी हैरानी की बात क्या है, ठीक है, ये चलते हैं। भी डायग्राम दिखाया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, देख रहे हो, इस डायरेक्शन, सॉरी इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आप सोच, आपको वीनस दिख रहा है यहाँ पे, अर्थ है, इसके पीछे जस्ट ये वीनस है, ये तो डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो क्या मैं आपका बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ? पढ़ा तो मैं बिल्कुल समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये बच्चों, इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोस्टली लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है बहुत सालों तक। पहली तो चीज़ हम बात करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ वीनस एंड यूरेनस, ये दोनों सिमिलर तरीके से ही रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। जब आप बात करोगे रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, लिख लो साथ में, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा, हम जो यहाँ पे बात कर रहा था, मैंने बोला ना क्या, रेट्रोग्रेड रोटेशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है इस तरीके से घूमना,
ठीक है, तो मैं बना के भी आपको काउंटर क्लॉकवाइज दिखा रहा हूँ। और रोटेशन क्या होता है, अपनी एक्सेस पे, यानी कि अगर इस तरीके से होगा वो अपनी एक्सेस पे घूमना, यानी कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा का पूरा घूम जाना अपनी एक्सिस पे, ठीक है, वो ध्यान रखना, पूरे अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो जब हम बात कर रहे थे तो बाकी सारे प्लैनेट्स, यानी कि में ऐसे लिखते हैं, ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको ध्यान, ठीक है। तो सारे के सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, सॉरी रोटेट करते हैं। सिर्फ वीनस और यूरेनस यूरेनस है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं आपके। बस इतना सा आपको। बच्चों आज की जो स्लाइड्स थी वो यहीं तक थी। अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, हमने स्टार की फॉर्मेशन देख ली, हमने पूरा का पूरा अपना प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, सारी की सारी थ्योरीज देख ली। तो ये था एस्ट्रोनॉमी का आपका पहला लेक्चर, ठीक है। तो हम एस्ट्रोनॉमी को कल तक ख़त्म कर देंगे। कल सेकंड लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा डिफरेंट चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रॉइड, आपके क्रेटर्स, मीटियोर्स, मीटियोरॉइड, मीटेराइट, इनके बीच में है, क्लियर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करके। आपको दो टर्म्स होंगे, एपीहीलियन, पेरीहीलियन, इन सब के बारे में भी आपको पूरा का पूरा समझा के जाऊँ। तो ये ध्यान रखना, ये लेक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही, साथ साथ कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बस इन दो लेक्चर में आपकी पूरी की पूरी एस्ट्रोनॉमी क्लियर हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इनमें से एक ना एक सवाल तो आपके सामने आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस करते हुए मैंने इतने सारे PYQ आपके सामने रख दिए। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंटली। अगर आप इस सीरीज़ को लगातार फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर आप जब अपने एग्ज़ाम में बैठे होंगे, ठीक है, वेदर इट इज़ ऑन दी 6 अगस्त और या फिर 3 सितंबर को आप बैठे होंगे, तो आपको डेफिनेटली इस सीरीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो थैंक्स वेरी मच बच्चों, मेरे को इतना पेशेंटली सुनने के लिए और इतनी देर तक मेरे साथ बैठने के लिए। तो आप ध्यान रखना कि आपको इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना है। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाओ जिन लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट बच्चों।